चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक यात्रा को लेकर। बिहार की राजधानी पटना एक क्षेत्रीय नेता के राष्ट्रीय उभार के बाद आज एक यात्रा की गवाह बनी है। एक रोड शो यहां हुआ। नितिन नवीन 14 दिसंबर की दोपहर तक या कहिए शाम तक बीजेपी के लिए क्षेत्रीय नेता थे। बिहार के युवा उभरते हुए अच्छे नेता थे, लेकिन शाम में एक खबर आई और नितिन नवीन अचानक क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हो गए। 14 दिसंबर को यह घोषणा होता है, 15 तारीख को नितिन नवीन दिल्ली जाते हैं। कई तरह की औपचारिकताएं पूरी होती हैं, कई तरह के औपचारिक मुलाकात करते हैं, लेकिन जुबान नहीं खोले। आज नितिन नवीन दिल्ली से बिहार लौटे और एयरपोर्ट से एक रोड शो शुरू हुआ। इस रोड शो की भी कई तस्वीरें हैं, उसका हम लोग अलग अलग विश्लेषण किया है कि कौन कैसे खड़ा है, उसका क्या महत्व है। इस चर्चा में भी हो सकता है कि उन विषयों को लें, लेकिन यह यात्रा आज मुकाम पाई बीजेपी के दफ्तर से आगे जाकर मिलर स्कूल के ग्राउंड पर। मिलर स्कूल का ग्राउंड कई तरीके के पॉलिटिकल घटनाओं का गवाह रहा है और आज भी एक घटनाक्रम का गवाह बना। यह सिर्फ एक रोड शो नहीं था, यह नितिन नवीन के क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने की यात्रा की पहली कड़ी थी। नितिन नवीन ने कुछ लक्ष्य तय किए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कौशलेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि नितिन नवीन का क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने का ये जो जादू है, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि किसी की भी कल्पना से बाहर था कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी ही सही, कार्यकारी ही सही अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग उम्मीद ये लगा रहे थे कि नितिन नवीन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे, ये कल्पना से परे था। लेकिन अब ये हकीकत है। कौशलेंद्र जी, ये हकीकत हुआ कैसे? बिल्कुल, देखिए कई फैसले ऐसे होते हैं, सियासी फैसले जी, जो आपको भौचक कर जाते हैं। भौचक मतलब आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ यह कैसे। नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर जाना, इससे पहले उनकी घोषणा होना, सारे पत्रकारों के लिए एक भौचक करने वाला फैसला था। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि नितिन नवीन भी खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हों कि ऐसा हो गया। बिल्कुल, नितिन नवीन भी खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिर यह 50 वर्ष से कम 45 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष का अध्यक्ष कैसे मिला, ये बड़ा सवाल था। और ये हर लोग जानना चाहता है कि आखिर नितिन नवीन का चुनाव हुआ तो कैसे हुआ जी। जहां शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, बड़े बड़े दिग्गज नेता, और क्या आरएसएस का मंतव्य इसमें रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य रहा, आखिर किसके मंतव्य से नितिन नवीन का चुनाव हुआ? जी, आपने ठीक कहा कि क्षेत्रीय से राष्ट्रीय अचानक 14 दिसंबर तक दोपहर तक वो क्षेत्रीय थे, इसके बाद वो राष्ट्रीय बन गए। देखिए, संगठन का अनुभव होना, प्रशासनिक अनुभव होना अलग बात है, ऐसे कई नेता हैं, लेकिन नितिन नवीन ही टारगेट क्यों हुए? नितिन नवीन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव क्यों लगाया जब पार्टी अपने पूरे स्वभाव पे है? बिल्कुल। तो पहले तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये रबर स्टंप है। हाँ। और किसी भी सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष, जैसा आप हमेशा कहा भी करते हैं, और ये तथ्य भी है कि किसी भी पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो रबर स्टंप ही होता है। जी। तो क्या नितिन नवीन रबर स्टंप है या वाकई को चुनाव हुआ? यात्रा की भी आपने बात की है, तो इससे पहले नितिन नवीन की यात्रा भी बड़ी अच्छी रही है, कोई खराब नहीं रही है। हम उस पॉइंट पे भी आएंगे कि नितिन नवीन का सिलेक्शन हुआ कैसे। जी। नितिन नवीन 2006 में विधायक होते हैं। जी। उसके बाद से पिता की मृत्यु के बाद विरासत में राजनीति मिलती है। विरासत में राजनीति मिलती है। उनके पिता भी बड़े विनम्र, सरल सहृदय पॉलिटिशियन थे जी। और उनका भी बड़ा लोगों के बीच में, जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे जी। सहज उपलब्ध होना राजनेता का एक सबसे बड़ा खास गुण है। नवीन सिन्हा में वो चीजें थी। नितिन नवीन भी उसी पद चिन्हों पर चले, सरल सहज विनम्र
गैर विवादास्पद नेता अगर बिहार में कोई था तो वो नितिन नवीन था, जी, मंत्री रहते हुए। ठीक है। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि एक जनरेशन चेंज करना चाहती थी बीजेपी, कि ये दिखाए कि हम आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे कहता है 47 तक हमारा राज रहेगा। तो ये मकसद था। दूसरी बात थी कि नितिन नवीन जो थे उनके पास सांगठनिक अनुभव भी था और प्रशासनिक अनुभव भी था। लेकिन अब हम उन बातों पर आते हैं धीरेन्द्र, जी, जिससे क्या नितिन नवीन ही एक चेहरा थे? आखिर नितिन नवीन क्या उस पद के काबिल थे? नितिन नवीन का चुनाव क्यों हुआ, सिलेक्शन क्यों हुआ? ये वो कौन से पैरामीटर थे जिस पर नितिन नवीन बाकी को पछाड़ गए? सूत्र जो बताते हैं जी, कि नितिन नवीन के चुनाव के लिए इससे पहले अध्यक्ष के चुनाव पर आरएसएस वर्सेस बीजेपी में टकराव चलता रहा। हाँ, जो बीजेपी नाम भेजा करती थी आरएसएस को, आरएसएस रिजेक्ट करती थी। आरएसएस जो नाम भेजा करती थी नाम, वो बीजेपी को सूट नहीं कर रहा था। बीजेपी को सूट नहीं कर रहा था जी, क्योंकि इधर दो दिग्गज थे। अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करते हैं, जबकि दोनों उसी आरएसएस की पैदाइश है। जी, उसी के प्रोडक्ट, राजनीतिक पैदाइश की बात हो रही है। हाँ, राजनीतिक पैदाइश की बात हो रही है। और खुलेआम, चाहे संसद में हो चाहे सार्वजनिक जगहों पर हो, अमित शाह ने भी कहा कि आरएसएस से हमारा झगड़ा कैसे हो सकता है? हम लोग प्रधानमंत्री आरएसएस में काम कर चुके हैं, हम खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कर चुके हैं, हम स्वयंसेवक रह चुके हैं। तो इस बाबत लेकिन टकराव था। जो रबर स्टंप की आप बात कहते हैं हमेशा, वो एक अलग मसला था। लेकिन इस बीच हुआ कि रास्ता निकले कैसे? जी, तो एक मार्क्स ये तय किया गया कि आखिर इस बेंचमार्क पर जो सही आएगा उसका चुनाव हम लोग करेंगे। और वो बेंचमार्क आरएसएस और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, दोनों ने मिलकर तय किया कि इस पैरामीटर पर अब लोगों को, मतलब किसी का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, एक ओपन कंपटीशन हो जाए आंतरिक तौर पे। जी बिल्कुल। और इसके लिए फिर आरएसएस ने दत्तात्रेय होसबोले, उनको जो कहा जा रहा है अभी कि उनको लगाया गया, वो वहां बैठे, फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बैठे। तो यह तय हुआ कि आखिर 20 नंबर की मार्किंग की गई जी, कि हम 20 नंबर मार्क करते हैं, इन पैरामीटर पर जो नेता होंगे वो उनको कसा जाएगा। जी। तो पहला तय हुआ कि जनरेशनल, मतलब एक पीढ़ी चेंज दिखाने पड़े, माने पीढ़ी में परिवर्तन हो, ये सबसे बड़ा टारगेट। ये गौर करने वाली बात है। ये डिमांड जो सूत्र बताते हैं वो आरएसएस ने रखा कि हमको जनरेशन चेंज टाइप का नेता चाहिए, मतलब नेता की उम्र ऐसी हो जिससे पब्लिक में ये मैसेज जाए कि बीजेपी नए जनरेशन के लीडर को आगे बढ़ा रही है। और उस पर जो पैरामीटर फिक्स किया गया वो ये था कि नेतृत्व जो भी होगा उसकी उम्र 50 साल से कम होगी। जी। और दूसरा जो पैरामीटर था, सुनते जाइएगा गौर से, दूसरा पैरामीटर था कि वो 100% बीजेपी का होना चाहिए, कोई आयातित नेता नहीं। संघ का भी हो और संघ से भी जुड़ा हो और बीजेपी से जुड़ा हो। तो ये नितिन नवीन तो माने संघ की कोख से या बीजेपी की कोख से ही निकल कर आए। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये फिट बैठ गया। जी। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का संगठन में अनुभव होना चाहिए। जी, ये बड़ी बात थी। तो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नितिन नवीन राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के पिछले 4 साल से प्रभारी हैं और वहां पर पार्टी को विपक्ष से सत्ता में लाने का खेल इन्होंने दिखाया है। हाँ, जब तो ये कहा जाता है धीरेन्द्र उस बात को लेकर के कि छत्तीसगढ़ का जब चुनाव था, इनको जब सह प्रभारी बनाया गया था तो वहाँ के वरिष्ठ नेता इनको सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन ये रेगुलर रहे, 4-5 दिन पर जाते रहे। और इतना तक कि जब चुनाव छत्तीसगढ़ में पार्टी जीत गई, उसके बाद भी इनका दौरा लगा रहा। जी। तो नहीं रहने के बावजूद ओम माथुर वहाँ थे, बाद में वो वहाँ से हट गए थे और ये प्रभारी बन गए थे। तो ये 3 पैरामीटर हुआ कि एक तो 50 साल से नीचे, दूसरा 100% बीजेपी और आरएसएस, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव। अब चलिए चौथी जो सबसे बड़ी बात थी, जो पैरामीटर था, वह था कि संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। तो नीतीश मंत्रिमंडल में ये बतौर मंत्री रहे, लगातार 2006 से विधायक हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में रहने के साथ साथ ये प्रशासनिक अनुभव भी लेते रहे। जी। ये बड़ी बात थी। और एक विनम्र होना। हाँ, दूसरा था
कि भाई आप कैसे, उसमें विनम्रता के साथ था गैर विवादास्पद, कोई आपका ऐसा बयान न हो, कोई नेता आपका शिकायत कर रहा हो, किसी के पक्ष में खड़े हैं, किसी के विपक्ष में खड़े हैं, तो विनम्रता के साथ साथ गैर विवादास्पद होना एक बहुत बड़ी बात थी। और कम से कम 5 बार का संसदीय चुनाव जीतने का अनुभव होना चाहिए। तो 2025 विधानसभा चुनाव नितिन नवीन जीते, ये इनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हुआ, चूंकि 2006, 10, 15, 20 और 25 का विधानसभा चुनाव इनके लिए 5 विधानसभा दिया, 5 चुनाव जीतने का अनुभव इनको बहुत ढंग से मंत्री पद पर रहते हुए भी कोई विवाद नहीं, उसको सफलतापूर्वक निभाना पूरे कार्यकाल को। अब था जो अंतिम था कि रिपोर्ट फ्रॉम देयर होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट जी। तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग खुद इसको महसूस करते हैं जी। एक बिहारी होने के नाते, और यहाँ पत्रकारिता का जो जितना दिन का अनुभव रहा, नितिन नवीन हम लोगों के सामने राजनीति में आए, उनके पिताजी जब थे उस समय से हम लोग पत्रकारिता को कर रहे थे, उनका भी कई दफ़ा इंटरव्यू हमने लिया है। तो उसके बाद नितिन नवीन जब जहाँ रहे, एक तो आप किसी परिस्थितियों में जाइए, प्रोटोकॉल का ख्याल किए बगैर वो आपके साथ सहृदय हो जाते थे, बिल्कुल सरलता से पेश आते थे, सहजता से पेश आते थे, कोई अहंकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई अकड़ नहीं। बीजेपी के किसी भी नेता से आप बात कीजिए, जो मेरा अनुभव है, तो वो कुछ एक नेताओं की आदत होती है, व्यक्ति का स्वभाव है कि वो शिकायत करता है दूसरे का, लेकिन नितिन नवीन का शिकायत करने वाला नेता या व्यक्ति या उनके क्षेत्र का आम मतदाता भी मुझे तो अभी तक नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल सकारात्मक। तो जो टोटल कहा जाता है कि जब ये पैरामीटर सेट किया गया तो टोटल 11 से लेकर के 13-14 लोगों का नाम सामने आया जी। उसमें नितिन नवीन की मार्किंग जो की गई जी, जैसे 4-4 नंबर था देना, 5 पर, हाँ, तो 5 पे नितिन नवीन को कहा जाता है ऐसा 17.5 अंक आया जी। और जो इनके प्रतियोगी थे, हालांकि नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कौन कौन थे रेस में, कंपटीशन में थे जो इनके साथ, उनको जो है वो 14 नंबर, 13 नंबर, 14 या 15 नंबर तक, 14 से नीचे ही सब रहे। हाँ, 14 से नीचे रहे। तो नितिन नवीन के सिलेक्शन के पीछे ये सही और सबसे स्पष्ट जो कारण नजर आता है कि नितिन नवीन जैसे मंत्री कह लें, संगठन में अनुभव कह लें, इनसे बड़े बड़े कद के नेता, कद्दावर नेता जो 50 साल से भी नीचे हैं, कई लोग हैं, हाँ। तो उसके बावजूद नितिन नवीन पर ट्रस्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के रिकमेंडेशन और आरएसएस प्रमुख के रिकमेंडेशन मिलने, अनुशंसा होने के बाद नितिन नवीन को वही 14 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान फोन आता है। तब नितिन नवीन के साथ साथ पूरा सियासी जगत, पत्रकारिता के जितने धुरंधर थे, सब भौचक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, और तरह तरह की बातें सामने आने लगी, रबर स्टंप से लेकर के सारी चीजें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर जो अध्यक्ष होता है उस पर बहुत बड़ा दारोमदार होता है, बिल्कुल। अगर कोई थोड़ी सी भी वो हरकत करता है तो वो उसकी भद्द पीटने में कुछ देर नहीं लगती। बिल्कुल। नितिन नवीन सहज, सरल, विनम्र, संगठन का अनुभव, प्रशासनिक अनुभव होने के साथ एक गंभीर व्यक्ति भी हैं, और चूंकि अध्यक्ष पर पूरे स्टेट का भार होता है, अन्य जगह पे भगवा लहराने का टारगेट है। नितिन नवीन जब पटना आते हैं जी, जब पटना आने के वक्त ही हम लोग ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आज ही वो पटना है, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार आए हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि बीजेपी के अभी तक 2 ही ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हुए। नितिन नवीन के पहले जेपी नड्डा थे, जेपी नड्डा पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए, तब पूर्णकालिक अध्यक्ष हुए। उसके बाद नितिन नवीन को यह अवसर मिला है कि ये अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं। अब ये देखना बाकी है कि ये पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं नहीं होते हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना आए, भव्य रोड शो हुआ। कई लोगों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने कहा, हमारे ऑफिस के जो रिपोर्टर्स फील्ड में है वो कह रहे हैं कि पीएम के रोड शो से ज्यादा बड़ा रोड शो हुआ। लेकिन नितिन नवीन ने आज मिलर हाई स्कूल में अपने अभिनंदन समारोह में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना टारगेट खुद सेट किया। और टारगेट क्या सेट किया कि
पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवामय कर देना है, बंगाल से लेकर केरल तक भगवामय कर देना है। नितिन नवीन का पहला लिटमस पेपर टेस्ट बंगाल में होने जा रहा है और अगले ही साल केरल में भी लिटमस पेपर टेस्ट होगा। साल डेढ़ साल का मसला है। क्या लगता है बंगाल में करिश्मा कर पाएंगे नितिन नवीन? अब ऐसे जो सामने चीजें आ रही हैं धीरेन्द्र, उसमें बहुत स्पष्ट है कि कायस्थ है नितिन नवीन। अब अपने के यहाँ तो यहाँ 0.6% आप देखिए, राज्य में जो जाति गणना है उसमें 0.6% कायस्थ हैं। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि बंगाल में 8%। बंगाल और उड़ीसा दो प्रदेश ऐसा है इस देश में जहां पर कायस्थ आबादी मार्केबल है और कायस्थ राजनीतिक तौर पर मार्केबल कास्ट है। जैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जातियां ऐसी होती हैं जिनकी आबादी कम भी होती है लेकिन पॉलिटिकली वो काउंटेड होते हैं। वैसे ही कायस्थों की स्थिति बंगाल और उड़ीसा में जो है, हालांकि आबादी भी वहां पर उनकी अच्छी है और वो पॉलिटिकली काउंटेड कास्ट है, मतलब पॉलिटिकली वो जागा हुआ जाती है, जागी हुई जाती है। तो सर जो बता रहे हैं, कौशलेंद्र जी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक चूंकि ये कायस्थ जाति से आते हैं और ज्योति बसु का एक लंबा कार्यकाल रहा है बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री का, उसके पहले विधान चंद्र रॉय वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दोनों महत्वपूर्ण कास्ट कम्युनिटी से आते थे और ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण संभ्रांत वर्ग से आती है। इसलिए सर ऐसा कह रहे हैं कि संभव है कि इनकी इस ताजपोशी के बाद बंगाल में जिस लिटमस पेपर टेस्ट की चर्चा हो रही है वहां पर गुल खिला दें। जी, आज तो आप देखिए वहाँ स्थिति यह है कि जातीय खांचा कैसे फिट किया जाता है। जी। एक कार्यक्रम का पोस्टर आया है, उसमें ममता बनर्जी को ममता चट्टोपाध्याय लिखा गया है। तो चट्टोपाध्याय, बनर्जी, चटर्जी, ये सारे ये सब ब्राह्मण जाति, हाँ, ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो वहाँ उन्हें ममता चट्टोपाध्याय लिखा गया है। तो सियासत क्या क्या न करवा दे, है ना, ये तो ये। लेकिन इनका टारगेट है कि बाकी तो ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट बिहार में होता है, वैसे ही वहाँ भी समीकरण बैठाया जाता है। मुस्लिम को लेकर के ममता बनर्जी हर तरह की घोषणाएं अल्पसंख्यकों को लेकर करती हैं ताकि उन्हें वोट मिले। हुमायूं कबीर को देख ही रहे हैं आप वहाँ। आपने मुस्लिम की चर्चा की तो मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताऊं कि बंगाल और केरल दो राज्य की चर्चा की है नितिन नवीन ने अपने भाषण में, और बंगाल और केरल ये दो राज्य ही ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कथित रूप से 28%, 29% के आसपास पहुंच चुकी है। दोनों राज्य में मुस्लिम पॉपुलेशन 28 से 29% के बीच में पहुंच चुकी है, ऐसा कहा जाता है। अब सेंसस होने वाला है, उसमें क्लियर हो जाएगा। और दोनों राज्य कास्ट के मुकाबले धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए नितिन नवीन ने जो टारगेट तय किया कि बंगाल और केरल, तो दोनों का जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट है वो मोर और लेस सेम है क्या? हाँ, नहीं देखिए वो है क्या ना कि जैसे बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी जो है ना जी, जीतने के बजाय मैक्सिमम लाने की कोशिश करेगी। उसे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। हालांकि टारगेट तो जीत ही होता है जी, लेकिन अभी तक आपने कुछ ऐसा सुना नहीं होगा कि इतनी सीटें हम जीत जाएंगे या इस तरीके को कोई दावे नहीं किए जा रहे हैं। जी, तो बीजेपी यह चाहती है कि हम वहाँ मैक्सिमम टारगेट हिट कर लें। जी, कैसे वहाँ पासा पलटें, उसके तहत अब हुमायूं कबीर को भी बीजेपी के सियासी शतरंज का हिस्सा लोग बता रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद या बाकी है, तो ये गॉसिप है, सियासी गॉसिप है। वो तो देखिए जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से नया चेहरा उभरेगा उसको कहा जाएगा क्या वोट काटने के लिए उभरा है। जैसे बिहार में AIMIM को कहा गया, लेकिन AIMIM किसी भी सूरत में बिहार में NDA को फायदा कराती हुई नहीं दिखी। AIMIM बिहार की राजनीति में हम लोगों ने हाल में चुनाव संपन्न हुआ, हम लोगों ने गौर किया कि AIMIM एकमात्र ऐसी पार्टी रही जो गठबंधन में जाने के लिए दरवाजे तक, नेता के दरवाजे तक गई कि हमको अपने गठबंधन में शामिल करा लो। ये डर था इन्हें। ये डर था, और वो कह रही थी कि अगर हम शामिल नहीं हुए तो कल के डेट में मेरे ऊपर आरोप लगेगा, इसलिए मेरे को शामिल करो और वोट के बिखराव को रोको। तो जिम्मेदारी अगले की बड़ी हो जाती है जो बड़ी पार्टी वहां होती है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर के बारे में बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर को भी अब बीजेपी की बी टीम कहना लोगों ने शुरू कर दिया है। हाँ, ये तो कुल मिलाकर के आगे आने वाले चुनाव को लेकर के नितिन नवीन ने भी अपने होम स्टेट के स्वागत कार्यक्रम में बखूबी सब कुछ जाहिर कर दिया। लेकिन मूल जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे वो यह था कि कैसे 20 में से 17.5% नंबर लाकर नितिन 17.5% नहीं, 17.5 अंक लाकर टॉपर बने, और वही टॉपर फिर राष्ट्रीय
राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुआ, जो बाद में पूर्णकालिक होता है। ऐसी परंपरा रही है। अभी तो ये दूसरे ही हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष अभी ट्रेनिंग में है, अभी ट्रेनिंग में। अभी ये प्रशिक्षण चल रहा है इनका। बंगाल विधानसभा चुनाव इनके लिए वास्तव में लिटमस पेपर टेस्ट साबित होने जा रहा है। हम एक बात कह के अपनी इस कार्यक्रम को विराम देंगे। अभी तक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यह कहा जाता था कि इस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम से होता है और इस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं होता है। खासकर क्षेत्रीय दल को हम देखते हैं, जो परिवारवादी पार्टियां, वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन बीजेपी के बारे में जो खबर मिल रही है, ये एक कदम आगे बढ़ते हुए न डेमोक्रेटिक सिस्टम न पारिवारिक सिस्टम, बीजेपी ने एक तरीके से आंतरिक कॉम्पिटिटिव सिस्टम लागू किया है। राजनीति में कंपटीशन अपनी पार्टी के अंदर, यह बीजेपी का पहला और अनोखा प्रयोग जो सूत्र बता रहे हैं। अब नितिन नवीन कितना गुल खिलाते हैं, कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, यह समय तय करेगा। हमारी भी नजर बनी रहेगी नितिन नवीन के चाल पर। आप नजर बनाए रखें न्यूज फॉर नेशन पर। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।